आज का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। वो तो हम सबने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा ही है। हमारा असल मकसद ये समझना है कि उस एक दिन ने कैसे ब्रिटिश शासन के असली और क्रूर चेहरे को पूरी दुनिया के सामने ला दिया और कैसे उसने पूरे भारत के सोचने का तरीका ही बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सच की परतों को खोलते हैं। इस पूरी घटना को गहराई से समझने के लिए हमें उस दिन से थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अगर हम बड़े नजरिए से देखें तो जलियांवाला बाग कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं थी। अच्छा, तो क्या ये पहले से तय था? एक तरह से हाँ, ये उनकी सोची समझी साम्राज्यवादी मानसिकता का नतीजा था। और इस पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध के समय से। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ाई लड़ी थी कि शायद इस वफादारी के बदले युद्ध खत्म होने पर भारत को आज़ादी या कुछ बड़े राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। एक तरह का अलिखित समझौता था ये। बिल्कुल, कि हम आपकी सत्ता बचाएंगे और आप हमें आज़ादी की ओर कदम बढ़ाने देंगे। मतलब आप किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। हाँ, भारतीयों को लगा था कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को उसके सबसे मुश्किल वक्त में बचाया है तो उन्हें इसका इनाम मिलेगा। लेकिन राजनीति भावनाओं पर नहीं चलती, सत्ता तो सिर्फ अपना फायदा देखती है। तो युद्ध के बाद क्या हुआ? 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया बदल चुकी थी। 1917 में रूस में क्रांति हो चुकी थी, जहां आम जनता ने राजा को उखाड़ फेंका था। इस बात से ब्रिटिश साम्राज्य बहुत खौफ में था। बाप रे, रुकिए, ये बात बहुत अहम है। मतलब ब्रिटिश सरकार जीत की खुशी नहीं मना रही थी, बल्कि वो डरी हुई थी। 100% डरी हुई थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, वो उन निहत्थे भारतीयों से डर रहा था जिन्होंने अभी अभी उनके लिए एक बड़ा युद्ध लड़ा था। बिल्कुल, और यही डर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। युद्ध के बाद भारत में लोगों की सोच तेजी से बदल रही थी। सैनिक वापस लौट रहे थे, महंगाई बहुत ज्यादा थी और लोग अब अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो सरकार ने इनाम देने के बजाय डर के मारे क्या किया? जब सत्ता डरती है तो वो सबसे पहले हर चीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, और इसी नियंत्रण की सनक से जन्म हुआ रोलेट एक्ट का। ये काला कानून मार्च 1919 में पास किया गया था। रोलेट एक्ट, इसका नाम सुनते ही एक नारा याद आ जाता है जो उस समय पूरे देश में गूंज रहा था। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। हाँ, एकदम सही नारा था वो। अगर हम आज के समय में से देखें तो ये सीधे तौर पे तानाशाही लगती है। मतलब सरकार किसी भी नागरिक को बिना कोई मुकदमा चलाए सिर्फ शक के आधार पर 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। बिल्कुल, इसने भारतीयों के बचे खुचे अधिकारों को भी कुचल कर रख दिया था। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत हैरान करती है। एक कानून जो लोगों को डराने और उनकी आवाज दबाने के लिए लाया गया था, उसी ने अचानक पूरे देश को एक साथ कैसे खड़ा कर दिया? क्योंकि इस कानून ने अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम सबके लिए एक समान खतरा पैदा कर दिया था। ये किसी एक नेता के खिलाफ नहीं था, ये इंसान की बुनियादी आजादी के खिलाफ था। मतलब हर कोई डरा हुआ था? हाँ, इसका मनोविज्ञान समझिए। जब आप समाज के हर व्यक्ति को ये डरा दें कि उसे रातों रात गायब किया जा सकता है, तो डर एक सीमा के बाद बहुत बड़े गुस्से में बदल जाता है। और इसी गुस्से ने एक चिंगारी का काम किया। मैंने पढ़ा है कि महात्मा गांधी ने इसके विरोध में रोलेट सत्याग्रह शुरू किया था और पूरा देश हड़तालों में उतर आया था। बिल्कुल, और इस विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बन गया पंजाब का अमृतसर शहर। हाँ, दस्तावेजों में जिक्र है कि अमृतसर में 2 बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। सही कहा, ये दोनों नेता हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल थे, और ब्रिटिश सरकार को ये एकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? 9 अप्रैल 1919 को उन्होंने इन दोनों नेताओं को अचानक गिरफ्तार कर लिया और किसी अज्ञात जगह पर भेज दिया। बाप रे, यही वो तात्कालिक कारण था जिसने अमृतसर के लोगों को भड़का दिया, है ना? हाँ, जब आपके स्थानीय नेताओं को बिना किसी वजह के गायब कर दिया जाए तो जनता का गुस्सा होना स्वाभाविक है। 10 तारीख को लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने नेताओं की रिहाई मांगने गए।
लेकिन पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। और उसके बाद हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए, कुछ बैंक जलाए गए और हिंसा भी हुई। बिल्कुल, और इसी हिंसा को बहाना बनाकर ब्रिटिश सरकार ने पूरे अमृतसर शहर को सेना के हवाले कर दिया। और यहीं से एंट्री होती है उस शख्स की जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए काले अक्षरों में लिखा गया है, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। हाँ, और फिर आता है वो मनहूस दिन 13 अप्रैल 1919। पंजाब के लिए ये बैसाखी का बहुत पवित्र त्योहार था। नई फसल आने की खुशी थी लोगों में। उस दिन जलियांवाला बाग में करीब 15 से 20 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर हमें जलियांवाला बाग की जगह को समझना बहुत जरूरी है। इसके नाम में भले ही बाग लगा हो, लेकिन ये कोई खुला हरा भरा पार्क नहीं था। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं। वो एक खाली मैदान था जो चारों तरफ से ऊंची इमारतों और दीवारों से घिरा हुआ था। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जाने और बाहर आने का मुख्य रास्ता सिर्फ एक ही था, और वो रास्ता भी इतना संकरा था कि एक बार में कुछ ही लोग वहां से निकल सकते थे। ये तो किसी भयानक जाल की तरह लगता है। वहां जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से कुछ तो शांतिपूर्ण तरीके से रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की भी थी जो आसपास के गांवों से सिर्फ बैसाखी का मेला देखने और त्योहार मनाने आए थे। मतलब निहत्थे किसान, औरतें और छोटे छोटे बच्चे। उन्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि शहर में मार्शल लॉ जैसा कोई कड़ा नियम लागू हो चुका है। बिल्कुल नहीं पता था। और फिर शाम के करीब 5:30 बजे जनरल डायर अपने 50 हथियारबंद सैनिकों के साथ उस संकरे रास्ते से बाग में दाखिल होता है। हाँ, वो अपनी बख्तरबंद गाड़ियां अंदर नहीं ले जा सका क्योंकि रास्ता बहुत छोटा था, है ना? सही कहा। और अब यहाँ जो हुआ वो इंसानियत के इतिहास के सबसे क्रूर फैसलों में से एक है। दस्तावेज बताते हैं कि डायर ने सैनिकों को तैनात किया और बिना किसी चेतावनी के, बिना एक भी हवाई फायर किए, बाप रे, सीधे निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। मतलब मैं ये सोचकर भी सिहर उठता हूँ। आज जब पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो आंसू गैस छोड़ती है, लाठी चार्ज करती है, चेतावनी देती है। हाँ, एक प्रक्रिया होती है। लेकिन डायर ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्या वो सिर्फ एक पागल इंसान था जिसे खून खराबा पसंद था? डायर की इस हरकत को सिर्फ पागलपन कह देना बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक ठंडे दिमाग से लिया गया बहुत ही क्रूर फैसला था। तो उसका असल मकसद क्या था? उसका मकसद भीड़ को वहां से हटाना था ही नहीं। उसका मकसद था, और ये उसी के शब्द हैं, एक व्यापक प्रभाव पैदा करना। वो पूरे पंजाब में दहशत का ऐसा माहौल बनाना चाहता था कि कोई भी भारतीय कभी सिर उठाने की हिम्मत ना कर सके। ये तो ब्रिटिश सत्ता के अहंकार का सबसे विभत्स रूप था। और ये खौफनाक गोलीबारी पूरे 10 मिनट तक चली। 10 मिनट सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन जरा सोचिए। हाँ, 10 मिनट तक आप एक ऐसी जगह पर फंसे हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और आपके ऊपर लगातार गोलियां बरस रही हैं। वो 10 मिनट उन लोगों के लिए एक अंतहीन सदी की तरह लगे होंगे। रिकॉर्ड बताते हैं कि कुल 1650 राउंड फायर किए गए। 1650 गोलियां? बाप रे। और सबसे खौफनाक बात यह है कि डायर खुद सैनिकों को निर्देश दे रहा था कि गोलियां उस तरफ चलाई जाएं जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी है। मतलब वो जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहता था। बिल्कुल। या फिर उन लोगों पर गोलियां चलवाई गईं जो जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। गोलियां हवा में नहीं, सीधे सीनों और पीठ पर मारी जा रही थीं। लोग दीवारें फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीवारें बहुत ऊंची थी। कई लोग तो भगदड़ में ही कुचले गए होंगे। हाँ, और उस मैदान में जो एक कुआं था, शहीदी कुआं, गोलियों से बचने का और कोई रास्ता न देखकर कई औरतें और बच्चे उस गहरे कुएं में कूद गए। उन्हें लगा होगा कि शायद गहराई उन्हें गोलियों से बचा लेगी। लेकिन बाद में जब गोलियों की आवाज थमी तो सिर्फ उसी एक कुएं से 120 लाशें निकाली गई। ये मंजर इतना भयानक था कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसने अमानवीयता की हर हद को पार कर दिया था। सैनिकों की गोलियां तभी रुकी जब उनका गोला बारूद खत्म होने लगा, और उसके बाद डायर वहां से मुड़ा और चुपचाप चला गया। हाँ, उसने घायलों के लिए कोई मेडिकल मदद नहीं भेजी, किसी को वहां जाने भी नहीं दिया, क्योंकि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। मतलब लोग रात भर अपनों की लाशों के बीच तड़पते रहे। ये तो क्रूरता की भी पराकाष्ठा है। और जब मौतों की गिनती की बारी आई तो ब्रिटिश सरकार का एक और घिनौना सच सामने आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य जांचकर्ताओं ने बताया था कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1200 से ज्यादा घायल हुए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ 379 मौतें ही बताईं। सिर्फ 379?
कोई भी सरकार इतने बड़े नरसंहार को इतने छोटे आंकड़े तक कैसे झुठला सकती है? ये तो कॉलोनियलिज्म की पुरानी चाल है। वे आंकड़ों का खेल खेलते हैं ताकि दुनिया की नजरों में उनकी सभ्य और न्यायप्रिय छवि बनी रहे। वे बस ये जताना चाहते थे कि उन्होंने एक छोटे से विद्रोह को काबू किया है। ये सच को दफनाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जलियांवाला बाग में उन्होंने शरीरों को छलनी किया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आत्मा को कुचलने वाला था। आप क्रॉलिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं? हाँ, रेंगने का आदेश। मार्शल लॉ के दौरान ये सबसे भयानक आदेश था। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे क्रूर उदाहरण है। अमृतसर की एक खास गली में जहां 10 अप्रैल के दंगों में एक ब्रिटिश महिला पर हमला हुआ था, डायर ने ये आदेश दिया कि कोई भी भारतीय वहां से पैदल नहीं गुजरेगा। मतलब उन्हें पेट के बल लेटकर किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए उस गली को पार करना होगा। ये बात दिमाग को सुन कर देती है। बिल्कुल। और जो ऐसा नहीं करता था उसे सरेआम कोड़े मारे जाते थे। ये शारीरिक सजा से बहुत आगे की चीज है। ये तो एक इंसान से उसका इंसान होने का गौरव ही छीन लेना है। ब्रिटिश सत्ता यही जताना चाहती थी कि तुम हमारे सामने इंसान नहीं, सिर्फ कीड़े हो। जब आप समाज का आत्मसम्मान तोड़ देते हैं तो वो कभी बगावत नहीं कर सकता। लेकिन वे गलत साबित हुए। जब इस नरसंहार की खबर पूरी दुनिया में फैली तो बहुत हंगामा मचा। दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार को एक जांच समिति बनानी पड़ी, हंटर आयोग। हंटर कमीशन। मुझे लगा था कि शायद इस आयोग में किसी तरह का न्याय मिलेगा, लेकिन जब मैंने इसकी रिपोर्ट पढ़ी तो वो न्याय का एक बहुत भद्दा नाटक लगा। हाँ, सुनवाई के दौरान जो बातें सामने आईं वे आज भी गुस्सा दिला देती हैं। डायर ने बिना किसी पछतावे के कहा कि अगर उसके पास और गोलियां होती तो वो और चलाता। ये समझ से परे है। वो आदमी सबके सामने सीना तान कर कह रहा है कि उसने मासूमों को मारा, और इसके बावजूद आयोग ने क्या किया? उन्होंने बस ये माना कि डायर ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। उसे कोई जेल नहीं हुई, उस पर हत्या का कोई मुकदमा भी नहीं चला। उसे सिर्फ नौकरी से निकालकर वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। और असली झटका तो तब लगता है जब हम देखते हैं कि इंग्लैंड लौटने पर उसका स्वागत कैसे हुआ। इंग्लैंड के रूढ़िवादी अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और हीरो घोषित कर दिया। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने भी डायर का समर्थन किया था। उन्होंने डायर के लिए 26,000 पाउंड का एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया। आज के हिसाब से ये करोड़ों रुपए होते हैं। ये उस समय के ब्रिटिश समाज की मानसिकता का पर्दाफाश करता है। एक कातिल को अपना हीरो कैसे मान सकते हैं वे लोग? क्योंकि उपनिवेशवाद शोषक देश की इंसानी संवेदनाओं को ही खत्म कर देता है। उनके लिए 1000 भारतीयों की जान से ज्यादा अपने साम्राज्य की ताकत प्यारी थी। और यहीं पर वो भ्रम हमेशा के लिए टूट गया। जो भारतीय ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन न्यायप्रिय है, जलियांवाला बाग ने उस नकाब को तार तार कर दिया। बिल्कुल। लेकिन जो आग जलियांवाला बाग में लगी थी वो बुझी नहीं थी। किसी ने उसे अपने सीने में 21 सालों तक जिंदा रखा था। और अब हम आते हैं उसी इंसान पर, सरदार उधम सिंह। उधम सिंह की कहानी ये साबित करती है कि जब अदालतें न्याय नहीं देती तो समय खुद न्याय करता है। 13 अप्रैल 1919 को उधम सिंह जवान थे और उन्होंने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा था। और उसी दिन उन्होंने बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। उन्होंने बदला लेने के लिए जनरल डायर को नहीं चुना। हाँ, डायर की तो कुछ सालों बाद बीमारी से मौत हो गई थी। उधम सिंह का निशाना था माइकल ओ डायर। ओ डायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उसी ने पंजाब में डायर की इन क्रूर नीतियों का पूरा समर्थन किया था। उधम सिंह सिर्फ गोली चलाने वाले को नहीं मारना चाहते थे, वो उस पूरे सिस्टम के मुखिया को मारना चाहते थे। ये सिर्फ एक आदमी का बदला नहीं था, ये उस पूरी साम्राज्यवादी नीति पर हमला था। बिल्कुल। और फिर 13 मार्च 1940 को, मतलब घटना के पूरे 21 साल बाद, लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर भाषण देकर मंच से उतर रहा था। और उधम सिंह ने किताब के पन्नों को काटकर उसके अंदर अपनी रिवॉल्वर छुपाई हुई थी। हाँ। उन्होंने गोलियां चलाई और ओ डायर वहीं मारा गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उधम सिंह वहां से भागे नहीं। उन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया। जब उन पर मुकदमा चला तो उन्होंने अदालत में साफ कहा कि ओ डायर इसी सजा के लायक था, और वे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनकी शहादत पूरी दुनिया को एक संदेश थी कि भारतीय अत्याचार को चुपचाप नहीं सहेंगे, ये हमारी गरिमा वापस लेने का संकल्प था। तो इस पूरी चर्चा का असल निष्कर्ष क्या निकलता है?
जलियांवाला बाग ने भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, इसके प्रभाव बहुत गहरे थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इतने आहत हुए कि उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि तुरंत वापस कर दी। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये सम्मान के तमगे इस शर्म के माहौल में बहुत बेतुके लगते हैं। और कह दिया कि इस शैतानी सरकार के साथ कोई सहयोग नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि उन शहीदों का खून बेकार नहीं गया। उसी दर्द और गुस्से ने भारत में पूर्ण आजादी की वो मजबूत नींव रखी जिस पर आगे चलकर स्वतंत्र भारत बना। इस घटना ने पूरे भारत को एक ऐसी आवाज दी जिसे फिर कोई कानून या गोलियां नहीं दबा सकें। आज भी जब कोई अमृतसर जाता है तो उन ईंटों की दीवारों पर गोलियों के वे सफेद निशान दिखता है। वे सिर्फ निशान नहीं है, वे एक याददाश्त है जो बताती है कि आजादी हमें खैरात में नहीं मिली है। बिल्कुल, इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई दी है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं सभी के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर जलियांवाला बाग का वो काला दिन कभी नहीं आता तो क्या भारतीय कभी अंग्रेजों के न्याय के उस मीठे भ्रम से पूरी तरह बाहर आ पाते? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या ये मुमकिन है कि आजादी की जिस मंजिल तक हम पहुंचे उसका रास्ता उसी दिन उन बंद दीवारों और उस खूनी कुएं से होकर ही निकलना तय था? शायद इतिहास में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें सहे बिना कोई भी देश अपनी बेड़ियों को तोड़ने की असली कीमत नहीं समझ पाता। सोचने वाली बात है।